गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। मैं एलएनटी महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से फिर जुड़ गई हूं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, मैं वो टॉपिक के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिनका प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूं। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोग का सेमेस्टर फर्स्ट एमजीसी का पार्ट है, यानी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांत हो चाहे उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत हो। जब मैं व्यवहारवादी सिद्धांत की मैं व्याख्या कर रही थी तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था मैंने उसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे व्यवहारवादी सिद्धांत का उदय होता है। यानी हमने बताया था कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस था, जिसके अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच के विरोध में आपका बिहेवियरल थियरी जो था उसका उदय होता है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो इन विशेषताओं के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास जो स्टूडियो क्लास थी उसमें मैंने चर्चा कर लिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने विश्लेषित किया है जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत का उदय होता है 1950 और 60 के दशक में, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और नए वर्ल्ड वॉर की सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और नए वर्ल्ड सिनेरियो का उदय होता है। जैसे हमने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, तकनीकी का विस्तार होता है, बहुत सारे ऐसे नए राष्ट्रों का उदय होता है। जब नए राष्ट्रों का उदय होता है, तकनीकी का विस्तार होता है और औद्योगिकरण तेजी से बढ़ता है, तो राजनीतिक वैज्ञानिकों का जो अध्ययन का दृष्टिकोण था उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आता है। और ये बदलाव किस तरीके से था कि जैसे हमने देखा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में जो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के स्वरूप की व्याख्या थी, कैसे एक इंस्टीट्यूशनल के लेवल पे कैसे स्टेट काम करता है, गवर्नमेंट की बॉडी किस तरीके से होती है, सरकार कैसे बनती है, शासन के अंग कौन कौन से होते हैं, संगठन और संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित था। यानी उस समय हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को यानी दार्शनिक अप्रोच को देखा जाता था, मूल्यों को प्रधानता, नैतिकता को प्रधानता दिया जाता था। यानी कहीं न कहीं राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिकता का अभाव होता है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, तकनीकी का विस्तार होता है, तो बहुत सारे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तरह से राजनीतिक विज्ञान के जो अध्ययन का उद्देश्य है वो अधूरा है, क्योंकि हम इसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू नहीं एनालिसिस कर रहे हैं। कारण कि उनका कहना था कि जैसे साइंस में जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो डेटा के आधार पे करते हैं, आंकड़ों के आधार पे करते हैं, उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे मेथड का मतलब उसको लैब में टेस्टिंग करते हैं, तो उसके आधार पे जो कंक्लूजन हमारे सामने आता है तो वो कंक्लूजन में बहुत हद तक उसमें प्योरिटी की संभावना होती है। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भी हमें अब सिर्फ राज्य, शासन, सरकार या विभिन्न संस्थाओं या संगठनों के अध्ययन तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि शासन को बदलने वाली वो कौन सी संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं के बारे में भी, उस स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी होगा। तो जो हमने डिस्कस किया था कि व्यवहारवादी सिद्धांत कैसे कहता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है, वैल्यू फ्री स्टडी की बात करता है, इंडिविजुअल स्टडी की बात करता है। तो इसके अंतर्गत हमने बताया था कि डेविड स्टन जो थे उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत 8 मान्यताओं को डेवलप करने का वो प्रयास करते हैं, डेवलप किए। उन 8 मान्यताओं के आधार पे उन्होंने बताया कि राजनीति विज्ञान में किसी भी चीज़ों का हम कैसे सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि वोटिंग, मतलब कि अगर अभी बिहार में जो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव में कौन सी पार्टी आगामी भविष्य में विजयी हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या है कि मतदाताओं की उनकी सोच क्या है, वो किस इश्यूज़ को लेकर सेंसिटिव हैं या किस मुद्दों के आधार पे वोट करना चाहते हैं और उनकी राजनीतिक सहभागिता कितनी है। कहने का मतलब कि एक सारी चीज़ों को हम सिस्टमैटिक तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो डेविड स्टन, हमने बताया कि जो डेविड स्टन है ये आपके चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका
जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनका 8 जो सिद्धांत है व्यवहारवाद के संदर्भ में, आगे ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म थियरी की भी बात करते हैं, जो बाद में हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो इनके कुछ पुस्तक हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, फर्स्ट है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो 1953 में आई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आई इनकी बुक है अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ये 1965 में आई थी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। देन आई थी अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये 1965 में आई थी। तो ये सारी जो इनकी पुस्तकें हैं, ये आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिस्टम जो क्या कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि जो डेविड स्टन है, डेविड स्टन बात करते हैं कि हमें राजनीतिक विज्ञान में किसी भी चीज़ों के अध्ययन के लिए 8 मान्यताओं को उन्होंने मान्यता दी। उनके 8 सिद्धांत प्रिंसिपल हैं जिसको मान्यता देते हैं। पहली क्या मान्यता है कि रेगुलरिटीज़ यानी नियमितताएं। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये नियमितताएं क्या है। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई नई पार्टी बनती है, तो नई पार्टी के प्रति अगर यूथ है या समाज का कोई भी सिटीजन है, तो यूथ क्या है कि उस नई पार्टी के क्या कहते हैं कि को लेकर वो अलग तरीके से सोचेगा। अगर मान लीजिए करप्शन की बात की जा रही है, या अधिकारों की बात की जा रही है, या फिर हम रोजगार की बात करते हैं, तो नई पार्टी से उन युवाओं को बहुत सारी उम्मीद होती है। तो ऐसे में जो वो यूथ होते हैं, वो नई पार्टी को वोट देना, मतदान उनके संदर्भ में करना उचित समझते हैं। तो ये क्या होता है कि उनकी सोच में, वो यूथ की सोच में क्या है, नियमितताएं है, एक जैसा स्वरूप है। यानी कि वो एक सोच से उस नई पार्टी के प्रति उनका जैसे जो सोच है कि वो सोच रहे हैं कि ये जो पार्टी है, ये हो सकता है कि भविष्य में ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सही अच्छी साबित हो सकती है, अच्छी सरकार बना सकती है, या हमारे जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ पे वो काम कर सकती हैं। तो कहने का मतलब उनके विचारों में, उस यूथ के विचारों में, या उस नए पार्टी के प्रति जो लोगों का मतलब सहभागिता होगा, या लोगों की जो सोच होगी, वो इक्वल होगी। तो कहने का मतलब ये जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनके व्यवहार में नियमितताएं होंगी, वो एक जैसी सोच को रखते होंगे। तो नियमितताएं, वो कहते हैं, डेविड स्टन कहते हैं कि किसी भी हम रेगुलरिटीज़ के माध्यम से ये हम समझ सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रति हमारे यूथ का, या हमारे ग्रामीण समाज का, या हमारे जो शहरी समाज के लोग हैं, उनकी क्या सोच हो सकती है, और सोच के अकॉर्डिंग उस पार्टी के लिए उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो इस मेथड के थ्रू हम इजी से जानने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वेरिफिकेशन की बात करते हैं, यानी सत्यापन की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने नई पार्टी के प्रति यूथ की सोच को मान लिया कि हाँ, इस सोच से वो मतदान करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ सोचते हैं, ये सिर्फ कल्पना करते हैं, हम उसे सत्यापित, उसको वेरीफाई करने की भी बात करेंगे। अब वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, तो आप पॉलिटिकल साइंस के अगर शोधार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, आप ये रिसर्च करना चाहते हैं, ये शोध करना चाहते हैं कि आगामी भविष्य में बिहार में किस पार्टी को मतदान क्या कहते हैं कि ज़्यादा होगा या कम होगा, ये नहीं, मतदाता किस प्रवृत्ति से, किस सोच से इस वर्ष या इस समय इस चुनाव में कैसे वोट करेंगी। तो आप क्या है कि आप एक फ्रेमवर्क ले सकते हैं। आपने एक टॉपिक को चुना, आप एक एरिया को चुन सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चनायर तैयार कर सकते हैं आपने, कि कैसे कैसे क्वेश्चन, कि हम मतदाताओं के व्यवहार को हम कैसे देखेंगे, उनके एजुकेशन को के माध्यम से, या वो किस क्षेत्र में रह रहे हैं, या उनकी पार्टी के प्रति या उनकी सरकार के प्रति क्या ओपिनियन है, प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उसके प्रति उनका क्या ओपिनियन है, और वो भविष्य में कैसे, किस तरह की सरकार को स्थापित करना चाहते हैं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही हम वेरिफिकेशन के माध्यम से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ, आगामी भविष्य में किस सोच से मतदाता अपने वोट करेंगे, और कौन सी पार्टी के मतलब विजय होने की संभावना, या किस पार्टी की सरकार बन सकती है। नेक्स्ट आपका क्या है, टेक्निक यानी तकनीकें। तकनीकें में क्या हुआ कि जैसे आपने
सत्यापित करें। तकनीकी का क्या मतलब है, हम किस मेथोडोलॉजी का प्रयोग करेंगे, किस टैक्टिस का प्रयोग करेंगे। क्वांटिटी हमारी मेथोडोलॉजी होगी, तो अगर क्वांटिटी हम चूज़ करते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे आप फील्ड वर्क करेंगे, सर्वे करेंगे, और साथ ही साथ लोगों को जिस एरिया को हमने कहा कि स्टडी का आप पार्ट बनाए, उस एरिया में जाके आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर बढ़ता हुआ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं जैसे परिवार के संदर्भ में आप लिख दें कि अगर ज़्यादा जनसंख्या है और उस परिवार में कमाने वाले लोग कम हैं, तो आप एक स्टडी का विषय ले सकते हैं कि क्यों ज़्यादा जनसंख्या एक परिवार ये या एक समाज के लिए उचित नहीं है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि उस समाज का, उस सोसाइटी का या उस परिवार का उसका कैसा बैकग्राउंड है, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, और वहाँ के लोग कितने नौकरी में हैं और कितना शिक्षित है, कितना अवेयर है। तो ये एक मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये टेक्निक के माध्यम से, ये साइंस के अंतर्गत ही के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि कैसे किसी भी चीज़ की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके निष्कर्षों तक इजी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक ढंग से, और इसमें हम किसी तरह के कल्पना का प्रयोग नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोचते कि ऐसा होना चाहिए। हम प्रेजेंट में डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा के माध्यम से एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के पश्चात हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन है, तो भविष्य में इसके परिणाम भी इसी तरह से हो सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है क्वांटिफिकेशन, मापन। इसका मतलब जैसे कि क्वांटिफिकेशन का क्या तात्पर्य हुआ कि संख्यात्मक डाटा। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो चुनाव होता है, तो चुनाव में जो मतदाता होते हैं, तो शहरी मतदाता की अपेक्षा ग्रामीण के जो मतदाता होते हैं वो चुनाव में ज़्यादा वोट करते हैं। तो हम ये कहते ही नहीं हैं, हम इसको वेरीफाई करेंगे, टेक्निक के माध्यम से यह देखने का प्रयास करेंगे, ये मेजरमेंट करेंगे कि कितने परसेंटेज लोगों की सोच क्या है, वो क्यों ग्रामीण के लोग हैं वो चुनाव में ज़्यादा मतदान करते हैं और उनकी सोच कैसी रहती है। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का, तो हम इसे डेटा के माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से, संख्या के माध्यम से यह प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। डेविड स्टन ये बताते हैं कि अगर राजनीति में मतदान व्यवहार का अध्ययन करना हो और आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी होगी, या अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है, चाहे किसी भी तरह, या हम फॉरेन पॉलिसी की ही बात करें कि विदेश नीति वर्तमान समय में किस प्रिंसिपल को लेके चल रही है, पास्ट में कैसा उसकी फॉरेन पॉलिसी थी, तो इसका तात्पर्य है कि हम कंपैरेटिव तुलनात्मक स्टडी करेंगे, और तुलनात्मक स्टडी में हम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हुए एक मेजरमेंट के आधार पे हम एक संख्यात्मक डाटा को सामने लाने का प्रयास करेंगे, और उस संख्यात्मक डेटा के आधार पे ही हम किसी भी निष्कर्ष को निकालने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, जैसे वैल्यू फ्री है। हमने कहा कि जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान था वो मूल्यों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता था, वो नैतिकता को इंपॉर्टेंट देता था। ये मूल्य और नैतिकता क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र की सरकार अच्छी है, तो लोकतंत्र की सरकार अच्छी है, ये तो हमने एक इमेजिनेशन किया। वो कैसे अच्छी है, किन किन ग्राउंड पे अच्छी है, तो उसके लिए हमें क्या है, तथ्यों के बारे में सोचना होगा, हमें डेटा को कलेक्ट करना होगा, हमें ये प्रूफ करना होगा कि लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो अच्छी है। हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे सत्यापित करेंगे, तो उसके लिए क्या है, हम सर्वे करेंगे, क्वेश्चनायर तैयार करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, इंटरव्यू लेंगे। तो वैल्यू का क्या मतलब है कि जो बिहेवियर थियरी है वो वैल्यू फ्री यानी मूल्य मुक्त क्या कहते हैं कि स्टडी की बात करती है। वो कहती है कि जब नैतिकता की हम बात करेंगे, जब हम आदर्श की बात करेंगे, तो हम किसी भी कंक्लूजन पे इजी से पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे। और हमें अगर किसी भी चीज़ों के संदर्भ में अगर हमें सही निर्णय लेना है या सही निष्कर्षों तक पहुंचना है, तो हमें प्योरिटी के आधार पे, हमें डेटा के आधार पे, और हमें न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा। हम ना नैतिकता से प्रभावित होंगे, ना किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो मूल्य मुक्त स्टडी की बात करता है, वो तथ्यों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे किसी भी कंक्लूजन, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्या है, सिस्टमेटाइजेशन यानी क्रमबद्धीकरण। अब ऐसा नहीं है कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत में डेविड स्टन मानते हैं कि जो स्टडी होना चाहिए वो क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप शोध करना चाहते हैं, और आपकी शोध का विषय हो गया
कि 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, और वो परिवर्तन या ये कर सकते हैं कि आप पास्ट का और प्रेजेंट का तुलनात्मक स्टडी फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में कर सकते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी को ले सकते हैं, या किसी रीजनल इश्यूज को ले सकते हैं। हमने कहा पॉलिटिकल पार्टीज का कंपैरेटिव स्टडीज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पहले आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे, आप पहले ही अध्ययन करना शुरू नहीं, पहले प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि जिस मुद्दे को, जिस समस्या को आपने उठाया है, जिस विषय को उठाया, उसके संदर्भ में समस्या कैसी है। जब आप समस्या को देखेंगे तो आप अपने कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ क्वेश्चंस को निर्धारित करेंगे, और उस विषय को पूरा करने के लिए आप परिकल्पना का चयन, हाइपोथेसिस को बनाएंगे, कौन से मेथड के थ्रू आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब रिसर्च मेथडोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उसके आधार पे आप वेरीफाई करेंगे, आप एक जनरलाइजेशन, एक डेटा के आधार पे कहीं ना कहीं कंक्लूजन को ड्रा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से व्यवहारवादी सिद्धांत में डेविड ईस्टन करते हैं कि हम किसी भी चीज की स्टडी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं तो वो क्रमबद्धता के साथ करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आप सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए क्या आप 10वें सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं? आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ऐसे करके चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में अगर किसी चीज़ की अगर हमें स्टडी करनी है तो हम सिस्टमैटिक, मतलब 1 by 1 स्टडी, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं, डेविड ईस्टन प्योर साइंस की बात करते हैं। वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर राजनीतिक विज्ञान में इन 8 मान्यताओं के थ्रू किसी भी विषय के संदर्भ में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें शुद्धता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसको लैब में टेस्ट करते हैं। जैसे हमने बोला कि कोविड आया तो कोविड के क्या क्या सिम्टम्स थे, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मेडिसिन्स हमारे लिए उपयोगी होगी। तो उसी तरह से कहते हैं कि अगर इन 8 सिद्धांतों के माध्यम से हम क्रमबद्ध रूप से किसी भी विषय की अधिक की स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसकी शुद्धता, उसके निष्कर्ष की शुद्धता बढ़ जाती है। इसीलिए वो कहते हैं राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी सिद्धांत के जो विचारक है वो प्योर साइंस की बात करते हैं कि किसी विषय का अध्ययन करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकलेंगे उसमें प्योरिटी होगी। फिर है इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अब इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कहा कि आर्थिक संकट की हमने बात की, तो आर्थिक संकट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स में उसकी स्टडी करते हैं? नहीं, उस आर्थिक संकट के थ्रू अगर आता है वो इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसका हमारे गवर्नमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे देश पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, देश के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों को जोड़कर उसकी स्टडी करना, या अन्य विषयों के साथ राजनीतिक विज्ञान को जोड़कर स्टडी करेंगे कि अगर हम इस किसी भी सोसाइटी में हम कहते हैं कि यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, दयनीय है, तो महिलाओं की स्थिति क्यों दयनीय है उसका सिर्फ एक कारण तो नहीं हो सकता कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि है तो उसमें हम उनकी शिक्षा का स्तर देखेंगे, उनकी जागरूकता का स्तर देखेंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एकीकरण का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अन्य विषयों के साथ जोड़कर देखना कि अन्य विषयों पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, अन्य डायमेंशन पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उन अन्य डायमेंशन का, जैसे हमारी इकोनॉमी का, हमारी कल्चर का, हमारी सोसाइटी का, पॉलिटिकल साइंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो होपफुली मुझे लगता है कि डेविड ईस्टन का जो व्यवहारवादी सिद्धांत की जो 8 मान्यताएं हैं, जो प्रिंसिपल हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन क्लासेस में मैं इस टॉपिक के बारे में डेप्थ में जाकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। फिर भी इसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो फिर इसकी क्लासेस मैं ऑनलाइन में भी ले लूँगी और ऑफलाइन में ले लूँगी। अगर कोई क्वेरी होगा, किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।